नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे पश्चिम बंगाल पर बड़ी भारी मुसीबत आई। बंगाल के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सिर्फ कोलकाता में ही 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोग बारिश के पानी में करंट फैल जाने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज कोलकाता में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो गई जितनी मॉनसून सीजन में 1 महीने में नहीं होती। कोलकाता में 10 घंटे के दौरान 253 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच में सिर्फ 3 घंटे में 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। इतनी भारी बारिश का असर ये हुआ कि पूरे कोलकाता में हर जगह पानी भर गया। टैक्सी, बसें, मेट्रो, ट्रेन्स सब बंद हो गए, प्लेन्स रुक गए। 32 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, 42 फ्लाइट्स डिले हो गई। ट्रैक पर पानी भरने के कारण मेट्रो ट्रेन रोकनी पड़ी। हजारों लोग रास्तों में फंसे रहे। ममता बनर्जी की सरकार ने आज से ही दुर्गा पूजा की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। अब दशहरे तक कोलकाता में सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। इस समय पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पूजा के पंडालों में डेकोरेशन का काम आखिरी फेज में है, लेकिन आज हुई जबरदस्त बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। पूजा के पंडाल पानी में डूब गए। ममता बनर्जी को आज जिन पूजा पंडालों का उद्घाटन करना था वो वहां पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए वर्चुअली पूजा पंडालों का इनॉग्रेशन किया। पूजा पंडालों का इस वक्त क्या हाल है? ममता बनर्जी ने कोलकाता की बेहाली के लिए मोदी सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया? और मौसम विभाग ने कोलकाता के लोगों से अगले कुछ दिन तक सावधान रहने को क्यों कहा, चेतावनी क्यों दी? इस सब की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि कोलकाता में आज किस तरह का हाल देखने को मिला। 5 घंटे में जब 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो कितनी तबाही होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। कोलकाता में बीती रात 2 बजे से करीब 5 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से पूरे शहर में पानी भर गया। सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पानी पानी था। मुश्किल तब और बढ़ गई जब दोपहर 1 बजे समंदर में हाई टाइड आई। शहर में पानी पहले से भरा हुआ था, हाई टाइड आई। शहर का पानी समंदर में जाने के बजाय समंदर का पानी शहर में आने लगा और इसका असर यह हुआ कि कोलकाता में जगह जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। एयरपोर्ट पर पानी भर गया। रेल की पटरियां पानी में डूब गई, जिसके कारण कई ट्रेन रोकनी पड़ी। कोलकाता मेट्रो के रूट पर पानी भर गया। ब्लू लाइन रूट की ओर सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी। हालत ये हो गई कि जो जहां था वो वहीं रुक गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में इस वक्त दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने फाइनल राउंड में हैं। पंचमी के दिन से दशहरे तक छुट्टी होती है, लेकिन आज भयानक बारिश की वजह से नवरात्रि के दूसरे दिन से ही छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोलकाता के पूर्वी और उत्तरी इलाके में बारिश का असर ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा 332 मिलीमीटर बारिश कोलकाता के गरिया कामदहरी इलाके में हुई, जबकि जोधपुर पार्क इलाके में 285 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। क्योंकि कोलकाता के ज़्यादातर इलाकों में पावर सप्लाई ओवरहेड वायरिंग के जरिए होती है, कई जगहों पर बिजली के नंगे तार हैं, कई जगह पर तार टूटे हुए हैं। इसलिए जैसे ही शहर में पानी भरा तो कई जगह पानी में करंट आ गया। इस करंट की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पानी में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई। लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा शोक तो जताया, लेकिन इसके लिए CESC यानी कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहरा दिया। CESC से कोलकाता में पावर सप्लाई होती है। ममता बनर्जी ने कहा इस कंपनी ने मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, खुले में झूल रहे तारों की वजह से करंट फैला और 7
बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इस मामले में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को भी लपेटा। ममता ने कहा कि फरक्का बैराज को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, इसकी वजह से भी फरक्का बैराज से पानी ओवरफ्लो हुआ और कोलकाता के हालात इतने खराब हुए। ममता भले ही पावर सप्लाई करने वाली कंपनी या केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन शहर के नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कोलकाता नगर निगम की है और कोलकाता नगर निगम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। कोलकाता नगर निगम के चेयरमैन फिरहाद हाकिम हैं। फिरहाद हाकिम ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ममता की सरकार में मंत्री भी हैं। आज शहर के हालात ऐसे थे कि ममता खुद तो घर से नहीं निकल पाई, लेकिन फिरहाद हाकिम कई इलाकों में घूमे, डिजास्टर कंट्रोल रूम जाकर शहर का हाल देखा और हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोलकाता के सबसे पॉश इलाके सॉल्ट लेक की हैं। सॉल्ट लेक के रिहायशी अपार्टमेंट्स में इतना पानी भर गया कि वो बेसमेंट तक पानी में डूबे हुए थे। दर्जनों कारें पानी में डूबकर खराब हो गई थी। नगर निगम ने सड़कों पर पूजा पंडालों में भरे पानी को निकालने के लिए दर्जनों पंप लगाए, लेकिन प्राइवेट अपार्टमेंट के लोग खुद ही पंप का इंतजाम करके पानी निकालते दिखाई दिए। और ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ बेसमेंट में भरा, जो गाड़ियां ग्राउंड लेवल की पार्किंग में खड़ी हैं उन्हें देखिए, यहां भी वाटर लैगिंग का वही हाल है। ग्राउंड लेवल पर पानी भरा हुआ है और कार वाटर लॉगिंग की वजह से उसमें डूबी हुई है। ये तस्वीर सियालदा रेलवे स्टेशन की है। रेलवे ट्रैक पर 2 फीट पानी भरा है। रेलवे और नगर निगम के कर्मचारियों ने 1.5 घंटे तक लगातार पंप से पानी बाहर निकाला, तब जाकर ट्रैक पर भरे पानी का लेवल 1 फीट कम हुआ और ट्रेन को रवाना किया जा सका। कोलकाता नगर निगम ने अलग अलग जगहों पर पानी निकालने के लिए करीब 350 पंप और 100 जेटिंग मशीनें लगाई। जब रेलवे स्टेशन का यह हाल है तो सड़कों की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये तस्वीरें बिधान नगर इलाके की हैं। वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा थी कि सरकारी बसें भी पानी में फंसकर बीच सड़क पर बंद हो गई। सुबह सुबह का वक्त था, सड़क पर पानी होने के कारण ऑटो टैक्सी वैसे ही सड़क से गायब थे, इसलिए ऑफिस जाने वाले लोगों को सिर्फ सरकारी बसों का सहारा था। लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से बसें सड़क पर बंद हो गईं और इसके कारण ज़्यादातर लोगों को पैदल ही ऑफिस जाना पड़ा। कोलकाता की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो बस के अंदर बैठे किसी यात्री ने बनाया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि फुटपाथ के किनारे लगी रेलिंग भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। फिरहाद हाकिम ने कहा कि उन्होंने 60 साल में कोलकाता में इतनी बारिश कभी नहीं देखी। ये बरसात नहीं बल्कि क्लाउड बर्स्ट था, इसीलिए शहर के हालात इतने खराब हो गए। हिली स्टेट है, मैंने हमारा उत्तराखंड, ये सब जगह में हम देखा था जो बह जा रहा, गांव के गांव, शहर के शहर बढ़ जा रहा है। सिक्किम में भी देखा, आपके पंजाब में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, कश्मीर में भी देखा, जम्मू एरिया में। मगर मेरा ये दिमाग से बाहर था जो ये कलकत्ता में हो सकता है। कलकत्ता में कल 5 घंटा जो हुआ है वो क्लाउड बस्ट हुआ है, पानी पूरा भर गया। इतना बारिश हमने जिंदगी में 60 साल के हमारे जो स्मृति है उसमें हमने नहीं देखा। तो ये बारिश जो है ये बहुत जोर से हुआ है और मेरे ख्याल से इसलिए सब चारों तरफ, उधर बिहार यूपी से भी पूरा गंगा भरा हुआ है, सब कैनेल भरे हुए हैं, सब बैकफ्लो भी हो रहे पानी। कोलकाता नगर निगम में सुएज और ड्रेनेज विभाग के मेंबर तारक सिंह ने कहा कि 1978 में भी कोलकाता में ऐसी ही बारिश हुई थी, तब तो पानी उतरने में 10-15 दिन लग गए थे। हालांकि तारक सिंह ने कहा कि पिछले 47 साल में कोलकाता काफ़ी बदल चुका है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हुआ है, इसलिए हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता शहर डूबा नहीं है, आप खुद भी देख लो, इधर जगह जगह में हाँ जल जमाव थोड़ा है मगर खाली भी हो गया है। देखो आप अपना नज़र से देख लो, आप इधर देख लो, आप दिया हुआ है पूरा, देख लो। तो ये जो
इतना बारिश हुआ, ये कभी भी कलकत्ता में आज तक नहीं हुआ, इतना बारिश। तो हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क जो पानी खींचता है वो घंटे में 20 मिलीमीटर पानी खींचने का कैपेसिटी हमारा है। तो उसी हिसाब से 300 मिलीमीटर बारिश अगर होता है तो 15 घंटा लगता है। हाँ, 78 में बहुत बड़ा रूप से बारिश हुआ था, बाढ़ आ गया था। उस टाइम में कलकत्ता शहर में नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था, 7-8 दिन पानी था। हावड़ा स्टेशन बंद था, कोई ट्रेन नहीं जाता था, कम से कम 12-15 दिन। कोलकाता का जो हाल है उसके लिए बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर कोलकाता में वाटर लॉगिंग और आम लोगों को हो रही परेशानी की तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कड़ा एतराज जताया। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, बारिश की वजह से बीजेपी शासित दिल्ली और हरियाणा का क्या हाल होता है ये पूरे देश ने देखा है, इसलिए बीजेपी के नेता बंगाल को बदनाम न करें तो बेहतर होगा। प्राकृतिक आपदा की वजह से कलकत्ता में पानी जमी हुई है और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इस समय जरूरत है संवेदना की, सहानुभूति की और एक्शन, काम की, जो कलकत्ता नगर निगम भी कर रही है, जनप्रतिनिधिगण भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपनी नजर रखी है परिस्थिति पे और सब कदम उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? सोशल मीडिया द्वारा आलोचना कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर गुस्सा कर रहे हैं। खुद भाजपा की सरकार जहां दिल्ली है, दिल्ली में जब पानी और बारिश हुई तब गुड़गांव में और जिस तरीके से वहां पानी जमा था, तब कोई एक्शन भी नहीं दिखा भाजपा की तरफ से और उनकी तरफ से कोई टिप्पणी भी नहीं सुनाई दी। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल कलकत्ता में आज वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस तरीके के परिस्थितियों में राजनीति करना, इसको हम लोग धिक्कार करते हैं, निंदा करते हैं। कोलकाता में हुई भारी बारिश से दुर्गा पूजा के पंडाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आयोजक सबसे ज़्यादा परेशान हैं। नवरात्र से कई महीने पहले ही दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कोलकाता के ज़्यादातर पूजा पंडालों में पानी भर गया है। अब पूरा पंडाल फिर से सजाना होगा। नवरात्र में सिर्फ 3 दिन का वक्त है जब पूजा शुरू होनी है, क्योंकि षष्ठी को देवी माँ की स्थापना होगी। उस दिन से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा और पूजा पंडाल के आयोजकों ने किसी भी सूरत में अपने पंडालों को भव्य रूप देना है, ये तय किया है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। पूजा का और सिर्फ 5 दिन बाकी है। लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से पंडाल बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जैसे कि देखा गया है कि कल रात के जो बारिश हुआ उसके बाद से ये स्थिति हुआ है। यहाँ पर घुटनों तक पानी आ चुका है और ये हम लोग इस वक्त है तरुण संघ क्लब के सामने और ये जो पूजा है ये पूजा काफी फेमस है कोलकाता में। लगभग हर रोज यहाँ पर 5 से 6 लाख दर्शक आते हैं पूजा हॉपिंग के लिए, पूजा पंडाल देखने के लिए। 2 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ का जो उद्यमी है उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो हालात बने हुए कल के बाद से, कल बारिश के बाद से, तो आप लोग क्या काफी ज्यादा चिंतित हो? जी बिल्कुल चिंता में तो है, क्योंकि 2 दिन बाद हम लोग का ओपनिंग सेरेमनी भी था, तो अभी फिलहाल पानी लगा हुआ है तो सब काम ही बंद हो गया है। स्टेज वगैरह भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं कब तक पानी उतरता है। पानी उतरने के बाद फिर प्रिपरेशन में हम लोग फिर से लग जाएंगे। उसके बाद फिर इवैल्यूएट करना होगा कि कितना क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है, तो अब वेट होप फॉर द बेस्ट। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार कोलकाता के एक और पूजा पंडाल में गए। कोलकाता का भारत चक्र पंडाल इस साल अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। यहाँ कल रात 1 बजे कल्चरल शो चल रहा था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और अब तक पंडाल के बाहर पानी भरा हुआ है।
कोलकाता का फेमस पूजाओं में से एक है भारत चक्र का पूजा, और भारत चक्र का पूजा के सामने इस वक्त पंडाल के सामने हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लगभग घुटने तक पानी आ चुका है। यही है मेन एंट्रेंस भारत चक्र का पूजा में आने के लिए। फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जल भराव स्थिति हो गया है। यहाँ का जो उद्यमी है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 4 से 5 महीने पहले आप लोग ये पंडाल शुरू कर दिए थे दर्शकों के लिए। लगभग 7 से 8 लाख रोज दर्शक आते हैं। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? घुटने तक अभी पानी आ गया है। देखिए, बेसिकली भारत चक्र का इस बार सिल्वर जुबली ईयर है और हम लोग का सिल्वर जुबली ईयर में 18 से प्री एग्जिबिट शो शुरू हो गया था। कल रात को 1 बजे तक तो शो बहुत बढ़िया से चल रहा था। देन अचानक इतना हेवी रेनफॉल विच इज सालों में इस तरीके का बारिश नहीं हुआ। सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर। तो अभी प्रशासन ने सारी तरफ से कोशिश कर रहा है पानी को ये करने के लिए। इस बीच ममता बनर्जी ने बंगाल के अलग अलग शहरों के 50 से ज़्यादा पूजा पंडालों का वर्चुअली उद्घाटन किया। हालांकि उन्हें आज कोलकाता के कुछ पूजा पंडालों पर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उनका इनॉग्रेशन कल और परसों के लिए टाल दिया गया। पूजा पंडालों के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट के नेता प्राकृतिक आपदा पर जिस तरह सियासत कर रहे हैं वो सही नहीं है। আমি সকালবেলায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সাথেও কথা বলেছি এবং তাদেরও বলেছি। मैंने संजीव गोयनका से बात की। ये जो जगह जगह तार बिखरे पड़े हैं, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। कोलकाता में बिजली सप्लाई का काम प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। करंट लगने से मारे गए लोगों के परिजनों को CESC से 5 लाख का मुआवजा, नौकरी दोनों मिलनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुंबई से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड में बीजेपी शासित राज्यों में भी तबाही हुई है। चाहते तो हम भी राजनीति कर सकते थे, लेकिन राजनीति की एक सीमा होनी चाहिए। प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता। ऐसी प्राकृतिक आपदा के वक्त राजनीतिक दलों को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। कोलकाता हो या मुंबई, दिल्ली हो या बेंगलुरु, हमारे शहर ओवर क्राउडेड हैं। ड्रेनेज सिस्टम जितने लोगों के लिए बना है उससे 3-3 गुना लोगों का प्रेशर है। लोग नालों में इतना कचरा फेंकते हैं कि वो चोक हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ में ये चलता रहता है। पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो सारे इंतजामात फेल हो जाते हैं। शहरों की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी एक्सपोज हो जाती है। कोलकाता में एग्जैक्टली यही हुआ है। उस पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोलकाता में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में लो प्रेशर की वजह से बरसात की मुसीबत आई है और पानी का ये कहर ऐसे समय टूटा है जब कोलकाता में लोग दूर दूर से घर आकर दुर्गा पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। मां दुर्गा के पंडाल सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा का दिन उत्साह और उमंग के दिन होते हैं। मां भगवती से प्रार्थना है कि कोलकाता के लोगों को इस दुख और इस तकलीफ से बाहर निकालें। आने वाले दिनों में बारिश कम हो और लोग पूरे उत्साह से दुर्गा पूजा का उत्सव मना सकें। अब बात उत्तर प्रदेश की। 23 महीने बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आ गए। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान रामपुर पहुंच गए। रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। आजम शाहजहांपुर से बरेली होते हुए रामपुर पहुंचे। पूरे रास्ते आजम खान ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन रामपुर के बॉर्डर पहुंचते ही आजम खान अपने पुराने तेवर में दिखाई दिए। असल में रामपुर पुलिस ने शहर में घुसने से पहले आजम खान के साथ चल रही उनकी सपोर्टर्स की दर्जनों गाड़ियों को रोक दिया। उन्हें रामपुर में एंटर करने की इजाजत नहीं दी गई। सड़क पर जाम लगा। आजम खान पुलिस अफसरों से उलझ गए, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि आजम खान अपने घर जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो बाहरी गाड़ियां हैं, उन्हें शहर में घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये सुनकर आजम खान को गुस्सा आ गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस उनके चक्कर में आम जनता को परेशान कर रही है। लोगों को रामपुर में घुसने से रोका जा रहा है, जो गलत है।
नहीं, मेरे लोग नहीं, ये तो मुसाफिर हैं लोग, जो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं, उनको क्या मतलब परेशान करने से। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप सब लोगों को मेरी वजह से रोक रहे हैं। क्यों आखिर मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? तो उनकी क्या मंशा है? आप भैया मुझे नहीं मालूम क्या है। आज सीतापुर जेल के बाहर भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आने वाले थे। रिहाई का वक्त सुबह 9 बजे तय था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और अदीब, समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा, सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ जेल के बाहर पहुंच चुके थे। लेकिन रिहाई से ठीक पहले एक नया पेच फंस गया। पता लगा कि रामपुर के एक दूसरे केस में आजम खान ने 6,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा था। 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद ये रकम जमा कराई गई। कोर्ट का ऑर्डर सीतापुर जेल पहुंचा और तब जाकर 12 बजे आजम खान जेल से बाहर आए। क्योंकि पुलिस को हंगामे की आशंका पहले से थी, इसलिए प्रशासन ने जेल के आसपास के इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस जेल के आसपास के इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही थी। आजम को लेने के लिए करीब 100 गाड़ियों में भरकर उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंचे थे। गाड़ियों को सड़क पर ही पार्क कर दिया गया। इस वजह से जाम लग गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन जब गाड़ियां नहीं हटी तो ट्रैफिक पुलिस ने 73 गाड़ियों का चालान कर दिया। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए पुलिस ने आजम खान को सीतापुर जेल के पिछले गेट से बाहर निकाला। सीतापुर से लेकर रामपुर तक पुलिस की टीम उनके काफिले के साथ रही। शाहजहांपुर में जब काफिला कुछ देर के लिए रुका तो आजम खान ने कहा, जिसने उनके लिए दुआ की उन्हें शुक्रिया, जो बुरे वक्त में भूल गया उससे कोई गिला शिकवा नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि आजम खान अखिलेश यादव से खासे नाराज हैं, इसलिए वो बीएसपी में जा सकते हैं। लेकिन आज आजम ने न तो इस चर्चा को गलत बताया और न इस पर मोहर लगाई। आजम खान ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि राजनीति में क्या चल रहा है। अभी वो जेल से बाहर आए हैं, पहले वो अपना इलाज कराएंगे और उसके बाद अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। का बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। हालांकि आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने खुशी का इजहार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ फर्जी केस बनाए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो आजम खान के खिलाफ चल रहे सभी केसेस वापस ले लेंगे। अखिलेश ने कहा कि आजम पक्के समाजवादी हैं। वो शुरुआत से ही मुलायम सिंह के साथ बीजेपी से लड़ते रहे हैं और आगे भी वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं वापस लेने का काम सरकार में होगा। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी
और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ। अखिलेश यादव को जवाब दिया बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने कहा, जब अखिलेश की सरकार थी तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ा गया था, इसलिए अगर अखिलेश आजम खां के मुकदमे वापस लेने का वादा करते हैं तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। संबित ने कहा कि अखिलेश जो चाहे कहें, लेकिन न उनकी सरकार आएगी न वो मुकदमे वापस ले पाएंगे। संबित ने कहा कि आजम खान को अभी सिर्फ बेल मिली है, उन पर लगे केसेस का फैसला नहीं आया है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, आप ही लोगों ने न्यूज़ किया था, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 17 आतंकवादियों को अखिलेश जी ने रिहा करा दिया था। ये आतंकवादी शब्द मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, टीवी में ये न्यूज़ चला था कि 17 आतंकवादियों को रिहा कराया अखिलेश जी ने। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। गिनती करिए ना, राहुल गांधी से लेकर आप गिनती करना शुरू करिए, सब तो बेल पे हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। 12 केसेस में फैसला आ चुका है, 5 केसेस में उन्हें सजा हुई है, 7 में वो बरी हो गए, बाकी में जमानत मिली है। पहली बार फरवरी 2020 में गिरफ्तार हुए और 27 महीने जेल में रहे। फिर अक्टूबर 2023 में दोबारा जेल गए और 23 महीने बाद जेल से निकले। लेकिन इन 50 महीनों में अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की। आजम खान जिंदगी भर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे, 9 बार विधायक रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, लेकिन बुरे वक्त में समाजवादी पार्टी ने आजम खान का वैसा साथ नहीं दिया जैसी उन्हें उम्मीद थी। इसलिए उनके मन में कसक है। लेकिन आजम खान पुराने नेता हैं, वक्त को पहचानते हैं, हवा के रुख को समझते हैं। बीजेपी में वो जा नहीं सकते, यूपी में बीएसपी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे, इसकी उम्मीद कम है। आज यूपी से एक और अच्छी खबर आई। नवरात्र के मौके पर आज योगी की महिला शक्ति ने एक अपराधी का अच्छा खासा इलाज किया। यूपी के इतिहास में पहली बार महिला पुलिस की टीम ने एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां महिला थाने की टीम चेकिंग कर रही थी, तभी स्कूटी पर सवार एक शख्स पुलिस को देखकर भागने लगा। जब वो यूटर्न ले रहा था तो उसकी स्कूटी डिसबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई। महिला पुलिस की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। महिला पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायर किया, सिर्फ 2 गोलियां चलाई, निशाना सटीक लगा, एक गोली बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खून बह रहा था, इसलिए महिला पुलिस के जवान इस अपराधी को कंधे पर लादकर हॉस्पिटल ले गईं। पकड़ा गया अपराधी पूरे रास्ते रो रो कर महिला पुलिस कर्मियों से माफी मांगता रहा। वो बार बार कह रहा था कि उसने भागने के चक्कर में पुलिस पर फायर किया था, अब ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। क्यों किया था? पब्लिक पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैं क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैं बचने के लिए चला था। मैं सॉरी मैम, सॉरी। महिला पुलिस की टीम ने ही इस बदमाश को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस, चोरी की स्कूटी, एक टैबलेट और मोबाइल बरामद किया। पकड़े गए बदमाश का नाम है जितेंद्र। वो गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का हिस्ट्री शीटर है। नंदग्राम की एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि यूपी महिला पुलिस एक अभियान चला रही है।
इस अभियान में महिला थाने की पुलिस इलाके के महिलाओं को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जागरूक करती हैं। इसी अभियान के तहत ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। बदमाश ने महिला पुलिस को कमजोर समझकर फायर किया, लेकिन उसे तुरंत जवाब मिल गया। महिला पुलिस मैं फोर्स के साथ लोहिया कट पर चेकिंग कर रही थी। मेरठ कट की तरफ से एक वाहन आ रहा था, उसे रोकने का इन्होंने इशारा किया। उसने रुकने के बजाय अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी और वो फिसल कर गिर गया। फिसलते ही उसने महिला पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में महिला टीम ने उसको घायल कर दिया और फिर उसके पास से एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। इस पे 8 से ज़्यादा मुकदमे हमारे विभिन्न थाने क्षेत्रों में जनपद गाजियाबाद में दर्ज हैं और ये एक कुख्यात एचएस है। हाफ एनकाउंटर करने वाली इस टीम में 5 महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं। महिला थाने के स्टेशन ऑफिसर ऋतु त्यागी, सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वरी सिंह और विनीता यादव, हेड कांस्टेबल नीतू सिंह और ममता ने इस बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बदमाश पर गोली एसओ ऋतु त्यागी और एसआई विनीता यादव ने चलाई। इतिहास बनाने वाली इस टीम ने कहा उनका इरादा एनकाउंटर करने का कतई नहीं था, लेकिन जब बदमाश ने गोली चलाई तो फिर उन्हें उसका हिसाब करना पड़ा। वो मुलजिम था बट वो घायल था, तो पहले उसकी जान को देखना था। तो उसको मैडम फर्स्ट एड दे के तुरंत उसको हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। कंट्रोल रूम को सूचना दी, सभी उच्च अधिकारीगण को सूचना दी गई। हम लोगों ने तो एक किया, अपनी तरफ से कोशिश किया मैम गलत को रोकने का। एकदम से फायर किया उसने, तो हमने जैसे एकदम से ज़मीनी टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग किया और बचाव किया अपना और तुरंत फायर बैक किया। मैम अभियुक्त की तरफ से एक राउंड फायर हुआ था और जवाब में हमारी तरफ से फायर किया गया। एक आपने गोली चलाई थी और दूसरा ऋतु जी ने। जी। गाजियाबाद के एनकाउंटर की ज्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि इसे महिला पुलिस की टीम ने किया। महिला शक्ति का ये प्रदर्शन नवरात्र के दिनों में हुआ, इसलिए इसकी अलग महत्ता है। बड़ी बात है कि यूपी पुलिस ने अपराधियों के दिल में कानून का डर पैदा किया है। अब उत्तर प्रदेश में अपराधी डरते हैं और यहां रहने वाले लोग सेफ फील करते हैं। आज गुवाहाटी से बहुत ही इमोशनल तस्वीरें आईं। लाखों लोगों ने अपने फेवरेट सिंगर जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई दी। 4 दिन पहले सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन का निधन हो गया था। आज गुवाहाटी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू उनके लाखों चाहने वालों के साथ जुबिन को अलविदा कहने आए। पिछले 4 दिन से असम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने इस फेवरेट सिंगर के असामयिक निधन से शोक में डूबा हुआ है। आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों का जन सैलाब जुबीन के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा। सबकी आंखों में आंसू थे। कोई जुबीन की आवाज़ को याद करके रो रहा था, कोई उनकी इंसानियत के किस्सों को याद करके भावुक हो रहा था। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबीन गर्ग को चोट लग गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, लेकिन उनके फैंस को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं है। जुबीन के फैंस आज भी मांग कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जुबीन गर्ग का एक जो डेड हुआ है सिंगापुर में, थोड़ा हमारा डाउट भी है। असम गवर्नमेंट के लिए हम लोग पूरा एक इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा डाउट है ये जुबीन गर्ग इससे डेथ नहीं हो सकता है। इसलिए असम गवर्नमेंट के लिए हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छा तरह से एक इन्वेस्टिगेशन करके ये सच्चाई क्या है यह हम लोग जानना चाहिए। वी वांट जस्टिस एक्चुअली। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जुबीन दा का अंतिम संस्कार के लिए। बोलने में भी बहुत दर्दनाक हो रहा है, बोल भी नहीं पा रही हूँ। सिर्फ यही भगवान के लिए कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही है सिर्फ, और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। बहुत बुरा लग रहा है। हमारा असम का पिता था, वो हमारा बहुत भला किया है। वो गरीब को वो इतना
वो क्या गरीब को इतना सहाय करता था। क्या बोलोगे, बोलने के लिए कुछ भाषा ही नहीं है। हम लोग का जो हार्द है ना, वो हार्द एक से निकाल गया, तो क्या बोलेगा, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं मिला हम लोग को। हम लोग यही बोलेगा, जो जहाँ में हो तो शांति से रहेगा, अच्छा से रहेगा, हम लोग के लिए और अच्छा इंसान था। हम क्या बोलेगा, कुछ नहीं। जब से जुबीन की मौत की खबर आई, तभी से असम के आम लोगों समेत कई मशहूर लोगों ने जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुबीन की वाइफ से बात की। वाइफ की सहमति मिलने के बाद अंतिम संस्कार से पहले आज सुबह जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जुबीन के फैन होने के नाते वो नहीं चाहते थे कि उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो, लेकिन जनता की भावनाओं और परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इसके आदेश दिए। I myself is a big fan of Zubin, and I personally feel that he should be above controversy. The way, because the post-mortem report cannot be better than Singapore in Guwahati, because they are technically much better place than Guwahati. So I personally did not wanted to encourage a cutting of his body. You know how post-mortem is done. But still, as a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen one or two leading people has also raising this demand, so we have decided to accept the demand, and his family also consented. His wife, I discussed with his wife through Pavitra, and the family has also said that okay, let it be done. We have no problem. सिंगर जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार में जितनी बड़ी तादाद में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उसने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि जुबीन कितने पॉपुलर सिंगर थे और उनके निधन से लोग कितने दुखी हैं। हिम्मता ने अच्छा किया कि लोगों की भावनाओं का आदर किया। जुबीन के पार्थिव शरीर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। जुबीन की मौत क्यों हुई, इसको लेकर उनके फैंस और फैमिली के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ये पोस्टमार्टम ज़रूरी था। इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। आज 6 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित किया, लेकिन भाषण शुरू होते ही एक गड़बड़ हो गई। टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो ट्रंप ने कहा, जिसने इस टेलीप्रॉम्प्टर को खराब किया है उसकी खैर नहीं। और इसके बाद ट्रंप सिर्फ 5 मिनट बोले और थैंक यू कहकर जाने लगे। इसी दौरान टेलीप्रॉम्प्टर ठीक हो गया तो ट्रंप लौट आए। फिर उन्होंने वही पुराने दावे किए कि उन्होंने अमेरिका में महंगाई कम कर दी, इलीगल माइग्रेंट को बाहर कर दिया, 7 युद्ध रुकवाए और उन्हें हर युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज को ट्रंप ने भला बुरा कहा, बाइडेन प्रशासन को कोसा और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस को भी अच्छी तरह लपेटा। ट्रंप ने कहा कि यूएन के एस्केलेटर इतने खराब हैं कि वो और उनकी वाइफ मेलानिया गिरते गिरते बचे। असल में ट्रंप और मेलानिया यूएन की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो कुछ देर के लिए एस्केलेटर रुक गया। उसी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा वो और उनकी वाइफ इतने फिट हैं कि वो बच गए, लेकिन जिसने भी एस्केलेटर लगाए हैं और जो टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेटर है उनको ठीक करना पड़ेगा। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work.
These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. आज यूनाइटेड नेशंस के एड्रेस में ट्रंप ने यूरोप के देशों को निशाने पर लिया। पहले तो उन्होंने कहा कि यूरोप के मुल्क रशिया से एनर्जी खरीदते हैं, इसका मतलब ये कि वो अपने खिलाफ वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और इसके बाद ट्रंप ने यूरोपियन देशों में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उन्हें जोर से डांट लगाई। कहा ये अनकंट्रोल माइग्रेशन यूरोप को बर्बाद कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से क्राइम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यूरोप के ज़्यादातर देशों में जो क्रिमिनल्स जेल में हैं, उनमें से 45 से 50% क्रिमिनल्स बाहर के मुल्कों से आए लोग हैं। ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल दिया और कहा वहाँ की जेलों में जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें 73% माइग्रेट करके आए अपराधी हैं। ट्रंप ने एक बार फिर लंदन के मेयर का नाम लिया, उन्हें टेरेबल मेयर बताया और कहा कि उनकी पॉलिसी की वजह से लंदन जैसा खूबसूरत शहर बर्बाद हो गया। ट्रंप ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा, वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, अगर उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को नहीं रोका तो वेस्टर्न यूरोप की मौत निश्चित है। लेकिन जिस तरह ट्रंप यूएन की मेंटेनेंस से परेशान हुए, एस्केलेटर से परेशान हुए, टेलीप्रॉम्प्टर से परेशान हुए, उसी तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ट्रंप की वजह से लगे ट्रैफिक जैम से परेशान हुए। न्यूयॉर्क में यह ट्रैफिक जैम तब लगा जब ट्रंप यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने जा रहे थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी यूनाइटेड नेशंस से फ्रेंच एम्बेसी की तरफ लौट रहे थे, लेकिन ट्रंप के कैवलकेड के लिए सड़कों का ट्रैफिक रोक दिया गया था। न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रेसिडेंट मैक्रों को भी रोक दिया। रोके जाने पर मैक्रों गाड़ी से उतरे और सड़क पर खड़े पुलिस वाले के पास पहुंचे और अपनी गाड़ी को पास कराने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सिग्नल पर तैनात पुलिसकर्मी ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले हैं, इसलिए ट्रैफिक बंद है, वो मैक्रों को जाने की परमिशन नहीं दे सकते। इसके बाद मैक्रों ने वहीं से प्रेसिडेंट ट्रंप को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि ट्रैफिक बंद होने की वजह से वो फंस गए हैं। ये पता नहीं चला कि ट्रंप ने मैक्रों को क्या जवाब दिया, लेकिन इसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों पैदल ही अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। लोगों ने उनसे पूछा आखिर फ़ोन पर ट्रंप ने ट्रैफिक जैम के बारे में क्या कहा, तो मैक्रों ने कोई जवाब नहीं दिया। I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motor creek coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. एक बात तो साफ है, मैक्रों ने ट्रंप से बात की, लेकिन ट्रंप ने उनके रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया, क्योंकि अगर सुनते तो मैक्रों को गाड़ी छोड़कर एम्बेसी तक पैदल न जाना पड़ता। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कब क्या कह दें, कब क्या कर दें, कब यू टर्न ले लें, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज इसका एक और सबूत सामने आया। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ऑटिज्म की वजह पता लगा ली है और इसका इलाज भी खोज लिया है और इसका ऐलान करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। दुनिया में ऑटिज्म से पीड़ित करोड़ों बच्चों के परिवारों को उम्मीद जाग गई थी, लेकिन आज ट्रंप ने जो बताया उससे उनके दावों की हवा निकल गई, लोगों की उम्मीदें टूट गई। ट्रंप ने जो दावा किया उस पर भी अमेरिका के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भी सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बच्चों में ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह टाइलेनॉल या एसिटामाइनोफेन नाम की दवा है। ये दवा बुखार या सिर दर्द होने पर दी जाती है, जिसको हम आम भाषा में पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल या टाइलेनॉल लेती हैं तो इससे उनके बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। इसलिए अमेरिका की ड्रग कंट्रोल एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में डॉक्टर्स को निर्देश जारी कर रहा है कि वो प्रेग्नेंट महिलाओं को पैरासीटामोल न दें। इससे दिक्कत तो होगी, लेकिन उनके बच्चे
ऑटिज्म का शिकार नहीं होंगे। First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of let's see how we say that. Acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe, but don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. ऑटिज्म एक तरह का मेंटल इलनेस है जिससे शिकार बच्चों को बात करने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाता। पूरी दुनिया में पेरेंट्स इससे परेशान हैं, इसके इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में हर 1267 लोगों पर एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। पूरे विश्व में 6 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से 1/3 यानी 1/3 लगभग 2 करोड़ लोग अपने देश में भारत में रहते हैं। अमेरिका में 54 लाख लोग ऑटिज्म के शिकार हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका में ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है और इसमें बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। 4 से 8 साल उम्र के बच्चे इसका सबसे ज़्यादा शिकार हैं, लेकिन अब उनकी सरकार ने इसकी वजह पता लगा ली है, जिससे अब ऑटिज्म की बीमारी काबू में आ जाएगी। हालांकि अमेरिका के रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर स्टीवन फ्लेशमैन ने कहा कि ऑटिज्म को किसी एक दवा से जोड़ना फिजूल की बात है। ट्रंप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, ये भी समझ से परे है। डॉक्टर स्टीवन फ्लेशमैन ने कहा कि ऑटिज्म को लेकर कोई नई रिसर्च नहीं हुई है, न ही कोई नया डेटा सामने आया है, इसलिए ये कहना सरासर गलत होगा कि ऑटिज्म के लिए पैरासीटामोल या टाइलेनॉल जिम्मेदार है। उन्हें ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं। There's really nothing new that is coming out as of this new announcement. सच कहूं तो इस घोषणा में कुछ भी नया नहीं है। जो आंकड़े आज मौजूद हैं, ये वही आंकड़े हैं जो कुछ महीने पहले भी हमारे पास थे। और सच्चाई यह है कि इस बीच में ऐसी कोई नई स्टडी नहीं की गई है जो हमारी अब तक की जानकारी के उलट कोई दावा करे। असल चिंता तो इस बात की है कि हमको पता है कि ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कई कारण होते हैं। बहुत से परिवारों में ये जेनेटिक मसला होता है। एसिटामिनोफेन जैसी किसी दवा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, इस बात पर भरोसा नहीं होता। दरअसल लोग एसिटामिनोफेन दवा कई वजहों से लेते हैं। तो सवाल यह है कि ऑटिज्म की वजह यह दवा थी या फिर मरीज को किसी और वजह से बुखार आया, तो इससे यह समस्या हो गई। हो सकता है किसी मरीज को ऑटो इम्यून बीमारी हो जिसकी वजह से उसे दर्द होता हो और वो दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन ले रहा हो। आज मरीज ज्यादा तादाद में एसिटामिनोफेन ले रहे हैं, तो इसका पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई और दिक्कत है? हो सकता है उसी वजह से ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा हो। मैं तो कहूंगा कि आप इस पर ध्यान न दें और अपने डॉक्टर की सलाह मानें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जिस अंदाज में यह दावा किया था कि अमेरिकी साइंटिस्ट ने ऑटिज्म की वजह खोज ली है और इसकी दवा भी ईजाद कर ली है, इससे लोगों में बहुत भरोसा जगा था, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट साहब ने कही थी। लेकिन आज ट्रंप ने जो कहा उससे लोगों को थोड़ा सा झटका लगा, नुकसान हुआ। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की बात की हो। 3 दिन पहले H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी थी। पूरे अमेरिका में पैनिक हो गया था। लोगों ने कहा इससे अमेरिका में टेक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। दुनिया भर में जहां जहां लोग H-1B वीज़ा लेकर अमेरिका आने वाले थे वो सख्ती में आ गए। बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो लोग पहले से H-1B वीज़ा पर हैं उन्हें फीस नहीं देनी होगी। फिर डॉक्टर्स को भी इससे छूट दी गई, एक्सपर्ट्स को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। असल में इन सारी बातों का जवाब ट्रंप ने खुद दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं कभी कभी बिना सोचे समझे बोल देता हूं।
और उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी के नेताओं को भी ये बीमारी लग गई। प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने अमेरिका में बजरंग बली का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। टेक्सास के रिपब्लिकन लीडर एलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की मूर्ति लगाने का विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा कि नकली हिंदू भगवान। डंकन ने कहा, अमेरिका सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है, बाइबल में सिर्फ एक ईश्वर की पूजा का हुक्म है और जो लोग नकली भगवानों की पूजा कर रहे हैं वो गॉड के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। असल में पिछले साल अगस्त में टेक्सास के शुगरलैंड में बजरंग बली की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय ने बहुत धूमधाम से मूर्ति की स्थापना का समारोह आयोजित किया था। शुगरलैंड में लगी हनुमान जी की ये मूर्ति टेक्सास सूबे की सबसे बड़ी प्रतिमा है। पवन पुत्र हनुमान जी की इस मूर्ति की स्थापना अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हालांकि कट्टरपंथी ईसाई इस मूर्ति की स्थापना का विरोध करते रहे हैं और अब टेक्सास के रिपब्लिकन लीडर एलेक्जेंडर डंकन ने भी इस पर सवाल उठा दिया। डंकन के बयान की हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने निंदा की है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के से एलेक्जेंडर डंकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि टेक्सास के कई दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने डंकन को सपोर्ट किया। इन नेताओं ने कहा कि डंकन तो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को बचाना चाहते हैं। डंकन ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि वो हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, वो तो बस ईसाई धर्म के मूल्यों की बात कर रहे हैं। डंकन ने कहा वो किसी से नफरत नहीं करते, वो तो बस चाहते हैं कि सभी लोग प्रभु यीशु के दिखाए रास्ते पर चले। अमेरिका की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वहाँ अलग अलग देशों के लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को पूरी आज़ादी रहने की छूट मिली। अलग अलग धर्मों के लोगों को अपनी पूजा पद्धति और रीति रिवाजों का पालन करने की आज़ादी मिलती रही है। लेकिन अब तेज़ी से माहौल बदल रहा है, इसीलिए इस तरह के मामले सामने आते हैं। आज सुपरस्टार शाहरुख खान को अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला। शाहरुख ने 1992 में फिल्म दीवाना से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके 33 साल बाद 2025 में उन्हें फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। शाहरुख ने अपना बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया। विक्रांत मैसी को भी 12th फेल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी के करियर का भी ये पहला नेशनल अवार्ड है। भारतीय फिल्मों से जुड़ा सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया। मोहनलाल ने अपना यह अवार्ड मलयालम सिनेमा को डेडिकेट किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मौके पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपनी छोटी सी स्पीच में कई बड़े बड़े ऐलान किए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी राज्यों की और नेशनल लेवल पर अलग अलग फिल्म पॉलिसी है। इससे फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक जैसी फिल्म पॉलिसी बना रही है और इसका ऐलान जल्दी किया जाएगा।